हेलो बच्चों, देखिए अब तक के आपने लगातार अगर मेरे वीडियोस को देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा अपन इस चैप्टर में ऑलमोस्ट हाफ पार्ट कवर कर चुके हैं। और जितने भी पार्ट अपन ने पढ़े हैं मोस्टली उनमें से बड़ा क्वेश्चन ही पूछा जाता है। 3 मार्क का क्वेश्चन हो गया या फिर 5 और 4 मार्क के क्वेश्चन सीबीएसई के पर्पज से हो गए, वो क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पॉइंट से पूछे जाते हैं। ठीक, आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों वो है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इससे पहले जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, ठीक है। और वीडियोस को लाइक करते हुए चलो, आज अपन बहुत बढ़िया चीज पढ़ने वाले हैं। ये है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, देखो नाम से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है हमें? एक ऐसी सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होना चाहिए? इक्वल रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। उस सरफेस को क्या बोलेंगे? इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो आपके डेफिनेशन बन गई, अपने आप में ये एक डेफिनेशन ही है बच्चों, बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन है ना। द सरफेस विच हैव सेम पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज नॉन एज इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए, ठीक है। मैं लिख देता हूं, the surface which have same potential at all the points is known as इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखो इसका एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल कैसे देख सकते हो? देखो अभी थोड़ी देर पहले, मतलब लास्ट वीडियो अगर आपने देखा है बच्चों, उस लास्ट वीडियो में हमने इस चीज को डिस्कस किया है कि अगर हमारे पास में बच्चों कोई हॉलो स्फेयर होता या फिर कोई मेटेलिक स्फेयर होता या फिर कोई नॉन कंडक्टिंग स्फेयर होता, सॉलिड स्फेयर होता, तो उसकी अगर आप सरफेस की बात करते हैं, उसके अगर हम सरफेस की बात करेंगे, स्फेरिकल स्फेयर की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो ये रेडियस आर होगा, ठीक। और तीनों में ही अगर हम सरफेस पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे थे तो वो कितना आ रहा था? के क्यू डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। तो लेट्स सपोज करो ये कोई हॉलो स्फेयर है और हॉलो स्फेयर के सरफेस पर कितना पोटेंशियल है? के क्यू डिवाइडेड बाय आर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी के क्यू डिवाइडेड बाय आर है, इस ए पॉइंट पर भी इतना ही है, इस बी पॉइंट को अगर माने तो इस बी पॉइंट पर भी कितना पोटेंशियल है? के क्यू डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। इस वाले पॉइंट सी को माने तो इस सी पॉइंट पर भी कितना है? के क्यू डिवाइड बाय आर, सेम पोटेंशियल। इसका मतलब वो जो स्फेयर हमने पढ़े थे, उन स्फेयर का जो सरफेस था, ठीक है, वो सरफेस किसकी तरह बिहेव कर रहा था? इक्वी पोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव कर रहा था। बात समझ रहे हैं? चलो इसका एक और एग्जांपल लो। आप पॉइंट चार्ज समझिए, ठीक है। ये पॉइंट चार्ज ले लिया अपन ने क्यू, है ना। और इस पॉइंट चार्ज से अपन चल रहे हैं आर डिस्टेंस, या R1 मान लो। और R1 डिस्टेंस के ऊपर अपन ने एक पॉइंट लिया और बोल रहे हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल क्या होना चाहिए? आंसर है के क्यू डिवाइडेड बाय R1 होना चाहिए, यही होना चाहिए था, ठीक। अब ये R1 डिस्टेंस आप कोई सी भी डायरेक्शन में जाएं, चूज एनी डायरेक्शन, ठीक है, यहां पर चले जाओ लेकिन R1 डिस्टेंस तक ही जाओ, वापस से कितना पोटेंशियल मिलेगा? के क्यू डिवाइडेड बाय R1। और ऐसे R1 कितनी डिस्टेंस से ले सकते थे? हम बोल सकते बहुत सारे ऐसे R1 ले सकते थे, ठीक। अब ऐसे आप हर जगह इस R1 को रेडियस मान करके एक क्या बना सकते हो? आप एक स्फेयर बना सकते थे, ठीक है। और उन सभी का सेंटर पॉइंट चार्ज होना चाहिए। बात समझ रहे हो? ठीक। तो आप देखेंगे कि ये जो स्फेयर बनता वो भी क्या था? इक्वी पोटेंशियल सरफेस था, ठीक है। अब क्या हम किसी पॉइंट चार्ज के कारण एक ही स्फेयर को इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे? नहीं, आप ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं। तो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस ये हो गया। एक डिस्टेंस को चेंज कर दो भाई, R2 डिस्टेंस ले लो ना, R2 डिस्टेंस लो और R2 डिस्टेंस को रेडियस मान करके एक और आप क्या बना दो?
स्क्वायर बनाओ ऐसा, ठीक। यहां पर पॉइंट लो, तो इस R2 डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, आंसर है KQ डिवाइडेड बाय R2, ठीक। अब चाहे आप कहीं पर भी देखो, KQ डिवाइडेड बाय आपको क्या मिलेगा, R2 मिलेगा। तो किसी पॉइंट चार्ज के कारण कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलते हैं, तो हम बोलते हैं स्पेरिकल मिलते हैं, कॉन्सेंट्रिक स्पेयर्स, है ना। ये सारे क्या हैं, कॉन्सेंट्रिक स्पेयर हैं जिनका सेंटर एक ही है, और वो सेंटर कौन होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। तो ये बात समझ में आई। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये डन हो गया, ठीक। अगर ये चीज डन हो गई तो आपको आगे आने वाली चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है, क्योंकि अपन बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इन प्रॉपर्टीज से ही आप इसकी डेफिनेशन अलग तरीके से भी दे सकते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, अब हमारे पास में इसी के अंदर पॉइंट चल रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज क्या होंगी वो देखिए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं तो वर्क डन जीरो होता है। समझिए, पहली प्रॉपर्टी को हम डिस्कस कर रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी कौन से बेसिस के ऊपर है, आप पॉइंट चार्ज के कारण ही समझिए। ये ऐसा मैं एक स्क्वायर बना देता हूं, ठीक है, और ये R1 डिस्टेंस अपन ने मानी थी पहले के लिए। तो यहां पर जो पॉइंट था उसके पास में पोटेंशियल था KQ डिवाइडेड बाय R1, ऐसा ही था। यहां पर जो पॉइंट था उसके पास में पोटेंशियल था KQ डिवाइडेड बाय R1, सेम ही था क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये पॉइंट A माने और इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं बच्चों, B। अब लेट सपोज करो आपके पास में कोई टेस्ट चार्ज है, समझना इस चीज को। इस टेस्ट चार्ज को आप एक पॉइंट से कहां तक लेकर के जा रहे हैं, दूसरे पॉइंट तक लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। A से B पॉइंट तक लेकर के जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, यही है। और टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। ऐसा ही होता है क्या, ये समझिए, ठीक। तो जब हम टेस्ट यूनिट चार्ज की बात करते हैं, यूनिट चार्ज की बात कर रहा हूं बच्चों, ये बात ध्यान में रखना। तो यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होता है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। तो मैं बोलूंगा कि अगर मेरे को VAB कैलकुलेट करना है, दैट शुड बी VB माइनस VA। अरे यही होना चाहिए। VB माइनस VA कितना, VB का पोटेंशियल कितना है भाई, KQ डिवाइडेड बाय R1। VA का पोटेंशियल कितना है, KQ डिवाइडेड बाय R1। आंसर कितना आएगा, 0। और वैसे भी सीधी सी बात है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो जितना A पॉइंट का पोटेंशियल है उतना ही B पॉइंट का पोटेंशियल है, तो फिर 0 ही तो आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किन्हीं दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लीजिएगा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। मैं लिख देता हूं, द पोटेंशियल difference between two points of equipotential surface is always 0। ठीक है, चलिए ये पहला पार्ट। अब इसका दूसरा पॉइंट देखिए, वर्क डन भी 0 होता है। यहां पर तो अपन पॉइंट चार्ज की बात कर रहे थे। पॉइंट चार्ज भी कैसा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, टेस्ट चार्ज, ठीक। अब अगर टेस्ट चार्ज के अलावा कोई दूसरा चार्ज मान लो, Q1 Q2 Q तो खैर ये सोर्स चार्ज हो ही गया, Q1 Q2 Q3 कोई भी चार्ज मान लो। लेट सपोज करो मैं किसी कैपिटल Q चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेकर जाना चाहता हूं, यहां से A से कहां तक लेकर जाना चाहता हूं, B पॉइंट तक लेकर जाना चाहता हूं। तो फिर कितना वर्क करना पड़ेगा। आपने वर्क के लिए भी फॉर्मेट पढ़ रखा है क्या भाई, तो आपने पढ़ रखा है VAB पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू WAB डिवाइडेड बाय दैट पर्टिकुलर चार्ज, ठीक है। जिस चार्ज को आप मूव करवा रहे थे वो, यहां पर मैं बोल रहा हूं कैपिटल Q चार्ज को मूव करवा रहा हूं, तो फिर यहां पर कैपिटल Q आ जाएगा। तो फिर इसका मतलब ये होगा कि WAB इज इक्वल्स टू होगा Q इंटू VAB।
ये तो होगा जिस चार्ज को आप मूव करवा रहे हो वो चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई, अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, 0। ये 0 है तो फिर वर्क डन भी कितना होगा, 0 होगा। तो ये बात ध्यान में रखना, किसी भी चार्ज को इक्वी पोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होता है दैट शुड बी 0। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है किसी की इक्वी पोटेंशियल सरफेस की। ठीक है, तो यहां पे अपन क्या लिखेंगे, द वर्क डन इन moving a charge from one point to another on equipotential surface is always 0। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, है ना। वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। अगर वर्क डन 0 है तो आप इसे फिर समझाएं, तो ये डायग्राम तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अपन 0 प्रूव कर चुके हैं ना। तो आपको क्या करना है, आपको फिर ये भी लिखना है जो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने चालू किया था। क्या भाई, VAB इज इक्वल्स टू WAB डिवाइडेड बाय, मैं यहाँ पर Q0 लिख देता हूँ क्योंकि आप हमेशा Q0 से पढ़ते हुए आए हैं। देन WAB विल बी Q0 इंटू VAB। चलिए, फिर इसको आप क्या लिखेंगे, Q0 देन VB माइनस VA, और फिर आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए ये क्या होने चाहिए, दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दस WAB विल बी 0, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से आप एग्जाम में इसे प्रूफ भी करके आएंगे। ठीक है, तो ये पता चल गया। फिर इसके बाद में तीसरा पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलरली टू अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ये कैसे पता चला कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। देखिए, आप अगर पॉइंट चार्ज को भी समझना है, इस चीज को, पॉइंट चार्ज का भी केस थोड़ा सा समझते बच्चों, तो पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस ये था, एक स्क्वायर बनाया था आपने। ठीक है, और यहां पर मैं वो पॉइंट मानता हूं, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी, और ये सरफेस तो ऐसा है ना, इसका छोटा सा पार्ट काटोगे तो ये ऐसा दिखेगा। दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, कहीं पे भी देख लो भाई, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, तो हम बोलेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉइंट चार्ज के कारण, है ना। ठीक, और ये सरफेस कैसा है, ये छोटा सा पार्ट आप इसका कट कीजिए तो आपको पता चलेगा कि इस सरफेस पर और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर दोनों के बीच का जो डायरेक्शन है, सॉरी एंगल जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम इसे प्रूफ नहीं कर सकते, डेफिनेटली वी कैन प्रूव इट। देखिए कैसे, तो तीसरा पॉइंट मैं डायरेक्ट आपको समझा ही देता हूं। ये पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलरली टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। वो कैसे प्रूफ किया वो समझिए। तो आप जब पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, VAB पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज इंटीग्रेशन A to B माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, और या फिर EDR लिखते हैं। ठीक है, जब आपको पता है कि एंगल इज 0 डिग्री तब आप EDR लिखते हैं, अदरवाइज E वेक्टर डॉट dr वेक्टर लिखा जाता है माइनस के साथ में। छोटे से पार्ट के लिए हमें यह भी पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है। तो फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, फॉर
इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए 0 हुआ, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन a to b E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ऐसा ही होगा। इसको सॉल्व करो तो आप क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब E वेक्टर डॉट dr वेक्टर शुड बी 0, ठीक। अब आप, जब मैं आपको एग्जांपल समझा रहा था किसी पॉइंट चार्ज के कारण, यहाँ पर ऐसा स्क्वायर बनाया और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, तो क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था? आंसर है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0 एंड दिस r इज नॉट 0, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट r, वी आर टॉकिंग अबाउट dr। dr क्या होगा, आपको a से कहाँ तक लेकर जाना था, b तक लेकर के जाना था। a और b के बीच का डिस्टेंस भी 0 नहीं है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ना तो E 0 है ना dr 0 है, तो फिर कोई एक और दूसरी क्वांटिटी है जिसके 0 होने के कारण पूरी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। वो कैसे पता चला, तो हम जब इसे सॉल्व करते हैं तो हम इसे क्या लिखते हैं, E dr cos थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। ये तो है, ऐसा क्यों, तो हमने यहाँ पर साइड में लिख देना है। रीजन क्या है, E इज नॉट 0, द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पॉइंट्स A एंड B इज नॉट 0, इट मीन्स द रिमेनिंग क्वांटिटी शुड बी 0। रिमेनिंग क्वांटिटी कौन सी है, कोस थीटा। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए कोस थीटा शुड बी 0। इफ कोस थीटा इज 0 देन द थीटा वैल्यू विल बी 90 डिग्री। ये थीटा किसके बीच में है, E और dr के बीच में है, ठीक है। इसका मतलब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल प्लेन, है ना। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। दैट इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। ये बात समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। चलिए, फिर इसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट पॉइंट है इसकी प्रॉपर्टी का, फोर्थ वन, दैट इज two equipotential surface cannot intersect each other। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसका भी रीजन है भाई। देखो, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगे बच्चों, वहां पर पोटेंशियल कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, है ना। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल की 2 वैल्यू होगी, शायद एक जगह 5 वोल्ट और एक जगह 6 वोल्ट पोटेंशियल का वैल्यू, ठीक है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, इक्वी पोटेंशियल है तो पोटेंशियल तो सेम ही रहना चाहिए। एक ही पॉइंट पे 2 पोटेंशियल तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, इस चीज़ को समझिए बच्चों। फोर्थ पॉइंट इज टू इक्विपोटेंशियल surfaces cannot intersect each other. Why so? Because at the point of intersection there will be two values of potential. That is not possible, and that is not possible, ठीक है। अगर 2 पोटेंशियल की वैल्यू होगी तो फिर वो इक्विपोटेंशियल रहा कहाँ, है ना। इक्विपोटेंशियल के लिए तो एक ही पोटेंशियल चाहिए हर जगह, ठीक। तो ये बात ध्यान में रखना, 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। और अभी आपको थोड़ी देर पहले पता भी चल जाएगा, या फिर अपने जो भी थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाया था उससे भी आपको पता चल गया होगा, ठीक। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज, आप जो कंडक्टर लेते हैं ना बच्चों, कंडक्टर चाहे कैसा हो, चाहे सिलेंड्रिकल हो, चाहे स्फेरिकल हो, चाहे वो एक शीट हो, है ना। ये सारे के सारे जो चार्ज्ड कंडक्टर होते हैं, इन चार्ज्ड कंडक्टर का सरफेस का पोटेंशियल जो है दैट इज ऑलवेज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो हम लिखेंगे द सरफेस ऑफ
चार्ज्ड कंडक्टर is good example of equipotential सरफेस। ठीक है, चलिए अब ये प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं तो मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने आपको बोला था कि इनसे आप डेफिनेशन भी दे सकते हैं। कैसे डेफिनेशन दे सकते हैं? तो पहले पॉइंट से आप क्या बना सकते हैं? द इक्विपोटेंशियल सरफेस द सरफेस फॉर विच द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट शुड बी 0। दूसरे से आप क्या लिख सकते थे? द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज ऑलवेज 0 फॉर अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ये आप इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन में ही डाल सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आते हैं, या फिर सिंपल सा एक क्वेश्चन बोल देता है कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करके बताएं। ठीक है, तो फिर आप कैसे ड्रॉ करेंगे? तो ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। आप पहले तो पॉइंट चार्ज बनाएं और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा शो कर दें। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, है ना। आप कह सकते हैं कि ये फील्ड लाइन, आप फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड लाइन्स ऐसी ही होती। तो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, बट वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? आप एक क्या बनाए? सर्कल बना लीजिए, और वो एक्चुअली में क्या होगा? स्फीयर होगा। ठीक, तो दैट इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और इस पूरी सरफेस पर पोटेंशियल कितना मान सकते हैं? लेट्स सपोज कीजिए दैट इज V1। वाई सो? क्योंकि हम यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को R1 मान करके डिफाइन कर रहे हैं। ठीक, आप ऐसे बहुत सारे स्फीयर्स को बना सकते हैं। रेडियस चेंज करोगे तो जैसे जैसे आप रेडियस चेंज करोगे बच्चों, पोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस भी चेंज हो जाएगी। ठीक, ये वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका पोटेंशियल कितना होगा? V2। इसके लिए आपने डिस्टेंस को कितना डिफाइन किया? आंसर है लेट्स सपोज कीजिए R2 डिफाइन किया। फिर आप R3 ले सकते हैं, R4 ले सकते हैं, R5, Rn ले सकते हैं। तो ये किसी पॉइंट चार्ज के कारण आप इनफाइनाइट इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं, और आप देखेंगे कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या होगा? तो पहले तो आप ये ड्रॉ करोगे, आप लिखोगे कि यहाँ पे चार्ज है Q। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर दिया, ये आप बोलेंगे V1 एंड V2 आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस, या फिर ऐसा लगा दीजिए, एरो लगा दीजिए और बोल दीजिए इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं आप। और थ्योरेटिकली क्या लिखेंगे, कैसा होगा? तो हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक स्पेयर्स। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक स्पेयर्स होगा। तो एक तो ये हो गया पॉइंट चार्ज के कारण, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर कोई बोले, मतलब एग्जाम में आ जाए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऐसा ही रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। आप वीडियोस देख रहे हैं बच्चों, तो वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही करें। तो ये क्या होगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसे हम पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू शो करते हैं। ये आप सभी को पता है। ठीक, अब इसमें कैसे होगा? तो अब ये समझिए बच्चों कि ये जो लेट्स सपोज कीजिए कि ये ले लेते हैं, एक शीट है, तो इसके अंदर ये एक प्लेन ऐसा रखा हुआ है। इस प्लेन की यहां से भी डिस्टेंस इक्वल है और इस तरफ से भी डिस्टेंस इक्वल है। ठीक, तो हम बोलेंगे कि ये एक जो प्लेन है ना, ये प्लेन क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब ऐसा प्लेन आप यहां पे भी रख सकते हैं, ऐसा प्लेन आप यहां पर भी रख सकते हैं। अब अगर देखो, होपफुली आपको शायद इस प्लेन का शैडो भी दिखाई दे रहा होगा। मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि उस तरफ शैडो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो शैडो अगर आपको दिखाई दे रहा है तो प्लेन को कुछ इसी तरीके से फॉर्म किया जाएगा जैसे इसका शैडो दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसा का ऐसा आपको आगे दिखाई देगा। ये देखो, जैसा शैडो दिखाई दे रहा है ना आपको, वैसा हम प्लेन को फॉर्म करेंगे डायग्राम बनाते टाइम। ठीक है, जबकि ये प्लेन है कैसा? ऐसा, बिल्कुल यू।
ऐसे। तो ऐसे पैरेलल प्लेन्स जो हैं, these पैरेलल प्लेन्स विल वर्क एज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पैरेलल प्लेन्स है ना, तो इनको कैसे ड्रॉ करेंगे, कुछ ऐसा। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है बच्चों। These are the इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका पोटेंशियल शायद V1 होगा, इसका पोटेंशियल V2 होगा और इसका पोटेंशियल V3 होगा। ऐसे बहुत सारे हम बना सकते हैं, और ये सारे के सारे क्या हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो। ठीक है ये बात। तो पैरेलल प्लेन्स विल वर्क एज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, अगर किसी डाइपोल की बात की जाए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो फिर उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा। मैं आपके आंसर का इंतज़ार करूंगा, मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर उसका आंसर मिल जाना चाहिए, तो मेरे को पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज क्लियर टू ऑल। ओके ऑलराइट, अब इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, आज नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं। The next point is relation between electric field and potential, electric potential। और ये आप सभी को पता है, अपन फॉर्मूला लिखते हुए आए हैं भाई, लेकिन अब यहाँ पर दूसरा फैक्टर देख रहे हैं, और इस फैक्टर के ऊपर थ्योरी कभी नहीं पूछी गई है। ठीक है, न्यूमेरिकल ही आते हैं, तो मैं इस फैक्टर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल को डिस्कस करूंगा, और वो है क्या, वो समझ लीजिए। द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आप सभी को पता है, टॉपिक डाल लिया है आपने। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा टॉपिक क्या है ना। चलिए, तो अब इस रिलेशन में हम क्या पढ़ते हैं, तो वी ऑल नो दैट VAB पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्या होता है, आंसर है माइनस E वेक्टर डॉट DR वेक्टर और A to B। ऐसा ही लिखते हुए आए हैं। ये तो तब है जब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ हो और हमें काम करना हो, ऐसा ही। चलिए, अब लेट सपोज करो कि दिया हुआ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, या पोटेंशियल का फंक्शन दिया हुआ है, किसी की जगह के लिए पोटेंशियल का फंक्शन दिया हुआ है, तो फिर आप वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि ये तो स्केलर क्वांटिटी है, तो आपको स्केलर से वेक्टर की ओर टर्म करना था, मतलब चेंज होना था। तो इसके लिए समझिए, ये फैक्टर कैसे बनाया गया, दैट इज E वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dV डिवाइडेड बाय dr। ठीक है, इसे ऐसा लिखा जाता है, और इसका सही रूप, अब ये देखिए, ये यहाँ पर जो है स्केलर में है, ये वेक्टर में है, तो फिर यहाँ पर कुछ न कुछ क्या आना चाहिए था, वेक्टर क्वांटिटी आनी चाहिए थी, दैट शुड बी r कैप हियर। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, r कैप आएगा, r की डायरेक्शन आएगी। ठीक, तो ये बात की बात है, वो अपन देख लेंगे। अब यहाँ पर हमें जो काम करना है वो थोड़ा समझिए बच्चों। ये जो E है, इसे निकालने का तरीका होता है, दैट इज नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ V। ठीक है, या पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट या फिर ग्रेडियंट ऑफ V, ग्रेडियंट दिस साइन, ये इसे ग्रेडियंट बोलते हैं बच्चों फिजिक्स के अंदर, है ना। और ग्रेडियंट जो है इसे क्या माना जाता है, दैट इज चेंज हो रहा है, और वो आगे किस में चेंज हो रहा है, वो आगे क्वांटिटी लिखी हुई होती है। और ग्रेडियंट को मोस्टली बुक में, और वैसे हम इसे वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। और ग्रेडियंट होता क्या है, तो इस चीज़ को ऐसा लिखा जाएगा, ग्रेडियंट। ठीक है, कैपिटल G से भी आप लिख सकते हैं इसको, और कैसे लिख सकते हैं इसको, बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ है, माइनस GRAD एंड V। ठीक है, इसे ऐसा भी लिखा जाता है। अब ये ग्रेडियंट की जगह टर्मिनोलॉजी क्या है, तो ये टर्मिनोलॉजी कुछ ऐसी है, आप इसे बताते हैं नेगेटिव साइन ऐसा का ऐसा। ग्रेडियंट होता है डेल अपॉन डेल एक्स,
फिर कौन सी डायरेक्शन के लिए, तो आंसर है x जो है वो आई कैप के लिए है, डेल अपॉन डेल y ये कौन सी डायरेक्शन के लिए, j डायरेक्शन के लिए मतलब y डायरेक्शन के लिए, और डेल अपॉन डेल z, और ये z डायरेक्शन था इसलिए k कैप आ गया, और यहाँ पर क्या v, ठीक है। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक। अब ये कैसे और सॉल्व होगा, तो ये इसे ऐसा आप लिखेंगे, माइनस डेल v को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, डेल v अपॉन डेल x आई कैप प्लस डेल v अपॉन डेल y j कैप प्लस डेल v अपॉन डेल z k कैप, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, प्लस है। और इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही आएगा और सिंपल है बच्चों, आप सभी को डिफरेंशिएशन आता है, सिंपल डिफरेंशिएशन की टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी है। तो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस करवा देता हूँ अगर मेरे पास में अवेलेबल हैं तो। ओके, देखिए एक क्वेश्चन जो मेरे पास में अवेलेबल है, वैसे कई क्वेश्चन अवेलेबल हैं अब यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, आपको बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं बता ही दे रहा हूँ। ये है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड इन फ्री स्पेस इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे दिया हुआ है फ्री स्पेस में, एंड दैट इज v इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर वोल्ट, ठीक है। डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट, आपको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है एट पॉइंट, पॉइंट भी शो कर रखा है कौन सा, 1,2,3 मीटर पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में आपको डिफाइन करना पड़ेगा, और एक्स वाई और जेड की वैल्यू जो रखनी है वो दी हुई है, ठीक है। अब आप गौर करोगे यहाँ पे फंक्शन तो ये एक्स का ही है, अगर ये v खुद फंक्शन सिर्फ x का ही है तो आपको वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की भी x डायरेक्शन में मिलेगी, y और z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं मिलने वाली है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंस वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, आपको 3 डिफरेंशिएशन करने हैं, है ना। 3 में से सबसे पहला डिफरेंशिएशन क्या है, डेल v अपॉन डेल x, ठीक। तो हम वही सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन का काम कर रहा हूँ। तो हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया डेल v अपॉन डेल x, ठीक। डेल वी अपॉन डेल एक्स करो तो डेल अपॉन डेल एक्स किया, और v की वैल्यू कितनी, 2x स्क्वायर, यही तो रखेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसे बाहर निकालो, तो 2 को बाहर निकाल दिया, डेल अपॉन डेल एक्स, और x स्क्वायर का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी, और एक पावर को कम कर दो तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आएगा, कितना रहा, 4x, दैट इज डेल v अपॉन डेल एक्स, यही तो है। डन हो गया बच्चों। चलिए ये डेल v अपॉन डेल एक्स निकाला, अब क्या निकालेंगे, डेल v अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल y निकालेंगे। देखिए तो डेल अपॉन डेल एक्स लिख लीजिए, सॉरी डेल y लिख लीजिए, और v का वैल्यू कितना है, 2x स्क्वायर। गौर कीजिए यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, क्या यहाँ पे y की कोई टर्म है, नहीं है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 0, है ना। y के रेस्पेक्ट में तो ये कांस्टेंट हो गया, तो फिर तो 0 हो गया डिफरेंशिएशन। सिमिलरली डेल v अपॉन डेल z कितना होगा भाई, कितना होगा, डेल अपॉन डेल z, और यहाँ पर 2x स्क्वायर लिखोगे, अगेन यहाँ पर तो z नहीं है, कांस्टेंट हो गया, तो फिर वापस से ये 0 हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ यही तो मिला हमें, मैं आपको यही तो कह रहा था कि जो टर्म है उसी के ही फैक्टर मिलेंगे, मतलब अगर x डायरेक्शन का पोटेंशियल है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी x डायरेक्शन वाला ही मिलेगा आपको। चलिए वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, दैट इज माइनस डेल v अपॉन डेल x आई कैप प्लस डेल v अपॉन डेल y j कैप प्लस डेल v अपॉन डेल z k कैप, यही तो जानते हैं। ये दोनों तो 0 हो गए, इनकी वैल्यू पुट करोगे 0 0, तो ये तो 0 हो गया, सिर्फ यही तो कारगर रहा, दैट इज माइनस डेल v अपॉन डेल x, दैट इज 4x, और यहाँ पर क्या आएगा, आई कैप मत भूल जाना रे, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट पूछ रहा है, अगर ये नहीं पूछता तो फिर अपना आंसर बिल्कुल परफेक्ट था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूछ रहा है कि 1 2 3, x की जगह 1 रखो, y की जगह 2 रखो, और z की जगह 3 रखो, ऐसा ही है। चलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द गिवन पॉइंट इज 1, 2, 3,
क्या हो जाएगा, -4 इंटू एक्स की जगह है 1, वाई और जेड तो है ही नहीं, ब्रैकेट आई कैप, कितना हो जाएगा, -4 आई कैप, दैट विल बी द आंसर एंड यूनिट विल बी वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर मैंने बताया था, है ना, फर्स्ट चैप्टर में, और वो बताया था कि एक चैप्टर में आएगा तो पता चलेगा। यहाँ से देखो डेल वी अपॉन डेल आर, ये पता चल रहा है, इसको तो छोड़ो, डेल वी अपॉन डेल आर, डेल वोल्ट और ये मीटर, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। पता चले तुम यूनिट वेक्टर से मीटर कटवा दो भाई, ऐसा मत कर देना भाई, है ना, मैग्नीट्यूड में काम करेंगे तो फिर वो आर कैप तो रहेगा ही नहीं ना। चलिए ऑलराइट, तो ये आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। ओके, अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा देता हूं जिसके अंदर x, y और z तीनों क्वांटिटी आ जाएंगी, जिससे ये शायद मेरे हिसाब से बहुत इजी हो जाएगा और आप आसानी से इसके क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सिंपल है बच्चों, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है इस पार्ट के। और लगातार पढ़ते चलें, जो चीज़ नहीं समझ में आई है कमेंट करते रहें, आपको समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करें बच्चों, है ना, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी वो भी बताते चले, ताकि मेरे को पता चले कि हाँ बच्चों को इस चीज़ में दिक्कत है और ये चीज़ आसानी से समझ में आ रही है। ओके, ऑल राइट, देयर शुड बी वन क्वेश्चन। ओके, देखिए मैं क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूं बच्चों। ये क्वेश्चन है, फॉर सम इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एट एनी पॉइंट x, y, z वाला फैक्टर नहीं दिया हुआ है, x एंड y का दिया हुआ है, और उस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल दिया हुआ है, एंड दैट पोटेंशियल v इज 6xy प्लस y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड वोल्ट, this is in volt. All right, determine the electric field at this point. आपको क्या कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको क्या 1, 2, 3 ऐसा कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो इस बार वैल्यू पुट नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ही कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए कैलकुलेट करें। ऑल राइट, तो एक्स भी और वाई भी है, तो dv अपॉन dx भी निकलेगा, और सॉरी डेल v अपॉन डेल एक्स भी निकलेगा, और डेल v अपॉन डेल y भी निकलेगा। तो हमने सबसे पहले देखना है डेल v अपॉन डेल x, क्या होगा, डेल अपॉन डेल x, v की वैल्यू कितनी, 6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस क्या बच्चों, x स्क्वायर, यही रखेंगे। फिर जिस टर्म में x है वही इंपॉर्टेंट है, बची हुई कांस्टेंट होगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो डेल अपॉन डेल x 6xy लिखो, प्लस डेल अपॉन डेल x y स्क्वायर लिखो, माइनस डेल अपॉन डेल x क्या लिखेंगे, x स्क्वायर। फिर जिस टर्म में x है वो डिफ्रेंशिएट होगी, और जो नहीं है, जिसमें x नहीं है, उसे बाहर निकाल दो, वो कांस्टेंट टर्म है, ठीक। तो हम देखेंगे 6 इज कांस्टेंट एंड विद रिस्पेक्ट टू x y इज अगेन कांस्टेंट, y को भी बाहर निकालो, तो यहाँ पर क्या बचा, डेल अपॉन डेल x, और कौन बच रहा है, x ही तो बच रहा है अंदर, समझ रहे हो ना, डेल अपॉन डेल x तो था ही, और अंदर x बच गया है। अब ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म है बच्चों, y के यहाँ पे y आ रहा है, यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, तो ये तो जीरो हो गया। फिर यहाँ पे देखो x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x है, x स्क्वायर x टू द पावर n से सॉल्व होगा, तो इसका मतलब पावर 2 आगे आ जाएगी, और एक पावर को कम करोगे तो फिर 1 रहेगी, 1 पावर लिखने की कोई रिक्वायरमेंट रहती नहीं है। चलिए डेल x से डेल x को काट दो वैसे भी, और वैसे भी x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, ठीक है। तो क्या बच गया यहाँ पे 6y, ये तो जीरो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बच रहा है 2x, दैट इज डेल v अपॉन डेल x। ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्या निकालेंगे, डेल v अपॉन डेल y। चलिए, तो नेक्स्ट हमने निकाला डेल v अपॉन डेल y। डेल v अपॉन डेल y के लिए क्या देखेंगे भाई, डेल अपॉन डेल x, वैल्यू पुट करो 6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए यहाँ पर y आना चाहिए, अंदर मल्टीप्लाई करो, डेल अपॉन डेल y, यहाँ पर क्या आएगा 6xy
फिर बीच में यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस डेल अपॉन डेल वाई, और यहाँ पर क्या आएगा वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस डेल अपॉन डेल वाई और एक्स स्क्वायर। डन। अब आगे देखो भाई क्या होना चाहिए, तो अब यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो 6x को बाहर निकालें, डेल अपॉन डेल y आएगा और यहाँ पर y, फिर y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो और ये तो x टू द पावर n वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे y टू द पावर n है, क्या होगा भाई पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम कर दो, बचा हुआ ऐसा का ऐसा था, ठीक है, तो ऐसा ही आएगा ये। चलिए y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अंदर x आ रहा है, कांस्टेंट टर्म हो गई, 0 हो जाएगा, खत्म। क्या हुआ, ये तो कैंसिल हुआ, क्या बच रहा है 6x प्लस 2y, ठीक है, ये क्या है डेल v अपॉन डेल y। ठीक, चलिए दोनों आ गए और आप सभी को पता है डेल v अपॉन डेल z क्या होगा बच्चों 0 होगा, क्यों, क्योंकि टर्म ही नहीं थी उसके अंदर, z की कोई टर्म ही नहीं है, तो डिफरेंशिएट किसका करेंगे भाई। चलिए अब आगे देखो, अब हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेट हमें पता है माइनस डेल v अपॉन डेल x आई कैप प्लस डेल v अपॉन डेल y जे कैप, और मैं अगर डेल v अपॉन डेल z के कैप लिखूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये टर्म तो 0 थी, ठीक है, तो इतने से भी हमारा काम चल जाएगा। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, माइनस ऐसा का ऐसा, डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल x क्या है बच्चों 6y माइनस 2x, और फिर क्या आ रहा है आई कैप। डन। फिर बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन यूज किया, ब्रैकेट डेल v अपॉन डेल y क्या है 6x प्लस 2y, और यहाँ पर क्या आ रहा है जे कैप, ये जे कैप, और फिर इसको क्लोज कर दीजिए। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। अगर x और y का हमें क्या कहते हैं वैल्यू कोऑर्डिनेट दिया हुआ होता तो हम आसानी से कैलकुलेट कर पाते उस पॉइंट पर भी, ठीक। यूनिट ध्यान में रख लीजिएगा, साइड में लिख दीजिएगा वोल्ट पर मीटर, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अब आसानी से समझ में आ गई होगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है इस पॉइंट में। फिर भी अगर कोई दिक्कत है आप बिना कुछ सोचे आसानी से मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। बच्चों आज का वीडियो इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर।